फिर से गुड मॉर्निंग। अभी 5 दिन बाद 15 अगस्त है। आप सोचिए 1947, उसके 5 दिन पहले की आज की उस टाइम पे क्या हालत होगी। मतलब उन लोगों को पता होगा कि भाई अब हम लोग आजाद होने वाले हैं। मतलब जब तक होते नहीं, मैच में क्या होता है, जब तक हम लोग जीतते नहीं है तब तक एक दबदबा बना रहता है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो 5 दिन का माहौल भी हम लोग सोच सकते हैं कि कैसा होगा। वो डेट तो फिक्स नहीं थी कि 15 अगस्त को जाएंगे, पर अगर होती भी है तो भी वो 5 दिन में वो एक असमंजस में रहता है कि क्या होगा। हम लोग इस बार कुछ ये प्लान करता हूं मैं, कोशिश करते हैं कि आज 10 तारीख, 4-5 दिन में हम देश के लिए, अभी ना हम उस टाइम पे थे ना ही हमारे पेरेंट्स ने भी देखा है, लेकिन किसी के दादा दादी जो आज 80 साल के 85 साल के, उन्होंने ये चीजें देखी होगी, ज्यादा सुनी होगी। हम लोग अभी स्वतंत्र तो है ही, हम और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उस चीजों को थोड़ी थोड़ी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा सेशन उसी के लिए है। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें हालांकि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। तो 1600 की टाइम पे, 1600 में अंग्रेज यहाँ पे भारत में आए थे। जब भारत में आए तो उनका टारगेट यहाँ पे राज करना नहीं था, बिजनेस करना था। वो यहाँ पे आए। अच्छा, उस टाइम पे हमारे यहाँ किनका राज था? मुगलों का। बादशाह अकबर, बादशाह अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद औरंगजेब। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो बिजनेस के लिए आए थे। उन्होंने मुगलों के सामने, मुगलों की सेना भी ताकतवर थी, बड़ी फौज थी उनकी, तो उन्होंने बिजनेस का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले उनको बिजनेस के लिए मना कर दिया गया था, पर फिर उन्होंने मुगलों को कुछ प्रॉफिट, भाई जो हम लोग बिजनेस करने आए हैं, हम लोग जो कमाएंगे उनमें से हम आपको प्रॉफिट देंगे, ये करार करके उन्होंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उनको परमिशन मिली तो उन्होंने सूरत में, मुंबई में, कलकत्ता, बंगाल, वहां पे उन्होंने अपनी अपनी ये कंपनियां स्थापित करी, और वैसे वैसे करके उनका बिजनेस आगे बढ़ा। जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो वहां पे इंग्लैंड में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनका, उससे यहाँ पे लगभग 4 गुना 5 गुना प्रोडक्शन हो रहा था, और यहाँ पे उनको मतलब लेबर भी मिल रहा था, उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। वहां पे उनकी लालच बढ़ी और फिर उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करने का सोचा। जब इनके पास सेना थी तो उन्होंने मुगलों के साथ डायरेक्ट लड़ाई शुरू करी। डायरेक्ट लड़ाई में वे नहीं जीते, हारे। और अंग्रेजों शुरू से कूटनीति, डिवाइड एंड रूल, मतलब जो जिसकी रियासत है उसके सामने उसी के आदमी को भड़काओ, उसका उससे लोअर लेवल का उनका मैनेजमेंट का जो भी है उनको भड़काओ, उसको अपने ताजपोशी से दरख्वास्त करो, उसको लालच दो कि भाई हम तुम्हें बनाएंगे नवाब, और वैसे करते करते उन्होंने 1 बाय 1 अपना साम्राज्य कर दिया। लेकिन ये बात कर रहा हूं 1700 की सदी के आसपास, उनको लगभग लगभग 75 साल लगे थे पूरे भारत भर में कवर करने के लिए। फिर अच्छा, हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना कि अंग्रेज भी अच्छे थे, कई लोग बोल रहे हैं ना कि वो अंग्रेजों का शासन भी अच्छा। वो इसलिए था कि जब वे बिजनेस के लिए आए थे, उन्होंने, क्योंकि बिजनेस करने के लिए उनको उनके इंडिया के लोकल लोगों की जरूरत पड़ी, उन्होंने यहीं के जमींदार, यहीं के जो महाजन जी, उन लोगों को उनके सपोर्ट के बगैर बिजनेस होना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने उनको विश्वास में लिया। लेकिन तकलीफ कहाँ पैदा हुई, जब उन लोगों ने अनगिनत ये टैक्स लागू कर दिए कि भाई उन लोगों के ऊपर जुल्म गुजारना शुरू कर दिया। तब इंडिया में 1857
जिसको हम बोलते हैं स्वातंत्र संग्राम। वहां से फिर क्रांति की शुरुआत हुई। तब से मगर अगर हम लोग अगर ये बोले कि ठीक है, जो हम गाना गाते हैं कि भाई बिना हथियार के अगर आज़ादी मिली, तो वो सही नहीं है। उसके लिए कई, अच्छा हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मैंने जहाँ तक कुछ कुछ पढ़ा, तो इंडिया के ही लोग, क्योंकि वहाँ पे कैसा था कि इंग्लैंड में उनको जाने दिया जाता था पढ़ाई करने के लिए, जैसे महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार सिंह राणा, अंबेडकर जी, ये सभी लोग अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए यहाँ से मैट्रिक वगैरह पास करके इंग्लैंड में गए पढ़ाई करने के लिए। इंग्लैंड में वे पढ़े, लेकिन यहाँ पे कुछ डायरेक्शन जो उनको मिलनी चाहिए थी, वो क्रांतिकारियों से उनको डायरेक्शन मिली। उनको ये चीज उनके दिल में उनको महसूस कराया गया कि आजादी महत्व है। पैसे मतलब वे लोग भी चाहते तो इंडिया में आकर के अच्छी पोजीशन पे अपना काम करके अपना रुपया पैसा बना सकते थे, और वे लोग पैसे वाले थे। अब गांधी जी को दीजिए, वो शुरू से ही उनके जन्म से ही श्रीमंत घर में पैदा हुए। सरदार सिंह राणा या फिर आप सरदार पटेल को ले लीजिए, तो श्रीमंत घर से थे, पर फिर भी उन्होंने वहां पे गए, क्रांतिकारी लोगों के कांटेक्ट में आए, और स्वदेश स्वतंत्रता की भावना उनमें जागृत हुई। वहां से फिर आंदोलन शुरू हुआ, और होते होते हमें आजादी मिली 1947 में। कुछ क्रांतिकारी, अब सबके बारे में यहाँ बताना मुश्किल है, पर हम अभी कुछ कुछ नाम, मैं चाहता हूं कि वो कुछ नाम आप लोग भी हमें दे, मुझे दे, हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे। अगर सेशन कम पड़ा हम कल कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करते हैं 1957। आ गए हमारे ये रवि, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई 1957 में। रानी लक्ष्मीबाई जो क्या इतिहास था उनका कि मनुबाई नाम था, गंगाधर जी से उनकी शादी हुई, लक्ष्मीबाई नाम रखा गया, और उन्होंने झांसी, तब ये था अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था कि भाई मैं झांसी नहीं दूंगी, ये उनका स्टेटमेंट था। अच्छा, मैंने कल एक चीज मैंने पढ़ी कि रानी लक्ष्मीबाई के पहले रानी चिन्नम्मा थी, सेम कंडीशन 20 साल पहले, रानी लक्ष्मीबाई से भी 20 साल, मतलब ये चीजें जो है ना कि वो प्रेरणा किससे लेते हैं। तो रानी चिन्नम्मा जो थी 20 साल पहले, सेम कंडीशन, अंग्रेजों ने ये बोला था कि जिनका कोई वारिस नहीं होता वो अंग्रेजों के अंडर में आएंगे, उनका फिर कोई नया राजा नहीं नियुक्त किया जाएगा। रानी चिन्नम्मा ने भी उस टाइम पे अंग्रेजों के 2000 सैनिक थे, उसके सामने उसने पहली बार लड़त दी, उनको पीछे हट करवाया। हालांकि दूसरी बार में वे बंदी बनाई गई और बाकी का जीवन बंदी में गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बच्चे को कांधे में बांधकर, दो हाथ से तलवार चलाकर, मुंह से वो घुड़सवारी करती थी, और उन्होंने युद्ध में अपनी जान दी। उसके बाद मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल देता हूं जो शायद ही हमने सुने हैं। सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह लाला, ये जो 1919 वहां पे जो जलियांवाला कांड हुआ, वो वहां पे पानी पिलाने का काम कर रहे थे, छोटे लोग पानी पिला रहे थे सबको, और उन्होंने ये सब चीजें देखी। जनरल डायर जिसने ये हुक्म दिया था वो तो चला गया वापस इंग्लैंड, लेकिन इन्होंने ठान ली थी कि मैं अब इसका बदला लूंगा। मतलब वो भावना अंदर जागृत हुई। यहाँ से कुछ पिस्टल वगैरह खरीदी, जाना तो था इंग्लैंड, लेकिन यहीं पे पकड़े गए, 8 साल की जेल हुई। लेकिन 8 साल के बाद भी एक ही था कि भाई मुझे जाना है, जनरल डायर को मारना है। 1940 में उधर गए, वहां पे सभा थी, जनरल डायर एक सभा में थे, मौका मिलते ही उन्होंने वहां पे गोलीबार किया, और हमारे जितने भी शहीद है आप देखना, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि हाँ ये मैं ही था, ये करने वाला मैं ही था, और हंसते हंसते फांसी पे ये सब चढ़ गए। कुछ नाम जैसे उनकी स्टोरीज हमें मालूम है, भगत सिंह, खुदीराम बोस। तो जैसे एक वो किस्सा था वो लाला लाजपत राय वाला, जिसमें उन्होंने साइमन गो बैक जो कमीशन आ रहा था, अच्छा वो क्यों, उनका विरोध क्यों करा था?
क्योंकि साइमन कमीशन जो था वो ये था कि इंडिया को आज़ादी देनी है कि नहीं देनी है, उसके ऊपर विचार करना था। लाला लाजपत राय क्रांतिवीर थे, उन्होंने कभी अपना हथियार नहीं उठाया, लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे, आप देखिए जिनकी कविताएं, लाला लाजपत राय एक्टिविस्ट थे, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी, झवेरचंद मेघानी, उन्होंने हथियार नहीं चलाए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करी, कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखे, कुछ ऐसी रचनाएं करी कि जिससे खून उबल जाए स्वतंत्रता के लिए। ये बाल गंगाधर तिलक, वे एक न्यूज़पेपर के संपादक थे, उन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स छापना शुरू करे न्यूज़पेपर्स में उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ, वहां पे। और ये सभी क्रांतिकारी जिनको कोर्टों की मार भी मिली है, जेल भी हुई है, सजा भी हुई है, लेकिन उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया। भगत सिंह 23, राजगुरु 20 साल, सुखदेव 19 साल, ये सब लोग 18, 19, 20, 30 उसी साल के थे। चंद्रशेखर आजाद 15 साल के थे जब उन्होंने एक क्रांतिकारी, एक मोर्चा जा रहा था, उन्होंने देखा कि वे अंग्रेज जो है वो लोगों के ऊपर लाठी बरसा रहे, उन्होंने बड़ा सा पत्थर लिया, माथे में मारा, कोर्ट में हाजिर करा गया, तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? उनका नाम तो चंद्रशेखर था। बोले तुम्हारा, अब देखिए 15 साल का लड़का है, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम स्वाधीन। कहाँ रहता है? जेल। 15 साल का जेल। उसको 15 कोरडे की सजाई सुनाई दी। 15 कोरडे वो खा करके भी उसके मुंह से उफ नहीं निकला, तब पब्लिक ने उसको आजाद नाम दिया। फिर हम एक एग्जांपल देता हूं, मदन लाल धिंगरा। अच्छा, ये एक्टिविटी कहाँ हो रही थी, मैं थोड़ी थोड़ी बता दूं। ये एक्टिविटी सिर्फ इंडिया में हो रही थी वैसा नहीं था, अपने जितने क्रांतिकारी थे वे लोग इंडिया के बाहर भी इस क्रांति को चला रहे थे। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में इंडिया हाउस करके एक संगठन था, उसके सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा को फिर वहां मिले सावरकर जी, वहां पे मिले सुभाष चंद्र बोस भी, वहां मिले मैडम कामा भी। वहां पे ये धिंगरा, मदन लाल धिंगरा बोले मुझे क्रांतिकारी बनना है, तो उनको टेस्ट लेना था कि क्रांतिकारी बनना कोई बोला बन गए वैसा नहीं है। वहां पे जब अगर पकड़े जाओगे तो आपको दुख सहन करना पड़ेगा, तैयार हो? बोले हाँ मैं तैयार हूं। कैसे टेस्ट लिया था? जो बर्फ तोड़ते हैं ना हम, जिस सुई से, बर्फ वाला हथौड़ी से, वो सुई से उनकी हथेली पे वो सुई भोंकी गई थी। जब उन्होंने उफ भी नहीं बोला ना, तब उनको टेस्ट पास करा दिया, और तब मदन लाल धिंगरा को बोले ठीक है अब तुम एक्टिविस्ट हो, हमारे भर्ती करने की प्रोसीजर थी ये। और तब उनको काम दिया गया कि तुम एक कर्नल काइली ऐसा एक नाम था, उनको मारने का जिम्मा फिर उनको दिया गया। अच्छा, उसको मारने का जिम्मा क्यों दिया गया था? तो रीजन ये था कि वो एक्टिविस्ट भारत से इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जो लोग आ रहे थे, ये बंदा उधर उनको ये सिखाता था कि आप लोग हमारे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो। मतलब वहां भी एक संगठन था इंग्लैंड में उनका, कि वे कन्वर्ट करते थे उनको कि आप हमारे यहाँ पढ़ने आए हो, अब आप लोगों को हमारे लिए भारत जाकर हमारे लिए काम करना पड़ेगा, हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तो मदन लाल धिंगरा ने उनको मारा। सुभाष चंद्र बोस 1943 आजाद हिंद फौज, जो यहाँ से इंग्लैंड गए, वहां से जर्मनी गए, हिटलर को मिले, उसके बाद उन्होंने वहां पे जर्मनी 1000 से ज्यादा सैनिक वहां से खड़े किए थे। अंडमान निकोबार में सबसे पहला झंडा फरकाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। तो यही सारे हमारे क्रांतिकारी थे। ये चीजें चली 1930 तक। उसके बाद हम लोग नए क्रांतिकारी हमारे देखे, जो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, वे लोग भी आए, उन्होंने अपना अहिंसा का भी मार्ग अपनाया। गांधी जी हमें पता है वो चंपारण सत्याग्रह 1930 में, दांडी, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें फिर वे एक्टिव हुए।
उनके साथ सरदार पटेल, बारडोली सत्याग्रह, उन्होंने जब दांडी कूच चल रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व किया था। आगे मतलब इस गांव में रुके हैं, अगले दिन कहाँ जाना है उसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। ये चीजें हुई, तब जाकर के 1947 में ये बलिदानों के बाद, ये जो नाम दे रहा हूँ वो बहुत चंद नाम है, मतलब छोटे छोटे रोल भी प्ले करते। हमने देखा है वो भगत सिंह को लाहौर से लेकर के जब उसको कलकत्ता भेजना था तो एक लेडी थी उसके साथ। मूवी में हमने देखा है कि एक लेडी के साथ जा रहा है, वो अंग्रेज वाला टोपी पहना हुआ, एक ही फोटो हम देखते हैं। हालांकि वो अंग्रेज तो थे नहीं, वो तो पंजाबी थे, लेकिन जो टोपी वाला फोटो है जिसमें उनको लाहौर से कलकत्ता भेजना था, तो वो जो लेडी थी उनका नाम था दुर्गा भाभी। वो भी एक स्वतंत्र सेनानी ही थी कि जिन्होंने आगे जाकर के भगत सिंह, राजगुरु जैसे कईयों को मदद भी करी है। भगत सिंह से याद आया, भगत सिंह जी जब जेल में थे मौत के पहले, उनको जो फांसी दी गई उसके पहले, भगत सिंह ने 45 दिन तक खाना नहीं खाया था। 45 दिन तक खाना नहीं खाया था, अनशन पे थे। वहां से टीम आई थी देखने के लिए कि 40-45 दिन बिना खाए कोई बंदा जीवित कैसे रह सकता है। तो ये सब जो भावना थी, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ है। और जब आजाद हो गया, अंग्रेजों ने जो बिजनेस करना था कर दिया, जो लूटना था लूट लिया। उसके बाद उन्होंने जब देश को छोड़ा था, तब हमें पता है कि छोटे छोटे रजवाड़ा जो थे वो अभी भी अपने आप को अलग देश, अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तब जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जैसे हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब मान नहीं रहे थे, तो उनको मनाने का काम, जिसमें कन्हैयालाल मुंशी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर महाराज, ऐसे लोग गए, उनको समझाया और तब जाकर के अखंड भारत बना। उसके बाद 1947 के बाद व्यवस्था स्थापित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक समिति रची गई, ये कायदों के लिए, संविधान के लिए। वहाँ पे उन्होंने एक संविधान बनाया और उसके बाद से हम अभी तक उसका अमल किए जा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है, मैंने पढ़ी। इतने कम टाइम में सभी चीज़ें कवर करना मुश्किल है, पर फिर भी मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग उसको एक बार पढ़िएगा। भगत सिंह जी खेती में बीज बो रहे थे, तब किसी ने पूछा कि क्या बो रहे हो, बोला बंदूक। जब 8 साल के थे, 8 साल के थे, बंदूक बो रहा हूँ। यही हमारे स्वतंत्र सेनानी थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। उस आज़ादी को हम सिर्फ अभी याद कर रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी को हमें कायम भी रखना है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम आज की तारीख में गुलाम नहीं हैं, हमारी कई ऐसी आदतें हैं, मोबाइल, हम कई सारी आदतें हैं जिसके हम आज भी गुलाम हैं। तो हम प्रण लेते हैं, उस गुलामी से हम लोग बाहर आएंगे, अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे। और जिन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अपना जान न्यौछावर करी है, उनको तो हम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं देंगे, लेकिन उनको हम ये दावा भी करेंगे कि हम अपने भारत को ऐसे ही अखंड बनाए रखेंगे और भारत के लिए ही जिएंगे, भारत के लिए ही मरेंगे। जय हिंद।